बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एग्रीमेंट एंड अदर, राइट, एंड हाउ एन एग्रीमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है, व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज उसके बिना आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। फाइन। सो काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट में आप देख रहे हो, आई हैव मेड अ चार्ट फॉर यू गाइस, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर रही हूँ साथ साथ, राइट, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर एज वेल। तो यहाँ पर आपको 6 टाइप्स दिख रहे होंगे हियर। इसमें फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन, सेकंड इज मोड ऑफ क्रिएशन, थर्ड इज लॉ, देन परफॉर्मेंस, और एनफोर्सेबिलिटी यू विल सी दैट इट इज 2 टाइम्स। बट इसके आगे ना फर्दर टाइप्स हैं। जैसे ऑब्लिगेशन के आगे हमारे पास 2 टाइप्स हो गए, मोड ऑफ क्रिएशन के भी 2 टाइप्स हैं, लॉ के भी 2 टाइप्स हैं। सिमिलरली एनफोर्सेबिलिटी ऑल तो लिखा 2 बार है, लेकिन इसके जो सब टाइप्स हैं दे आर डिफरेंट। फाइन। अब हम इन 6 पार्ट्स को वी विल डिस्कस इन डिटेल। प्लस वन मोर थिंग, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बात बोली थी, दीज आर गोइंग टू बी द समराइज्ड नोट्स फॉर यू गाइस, ताकि आपको जस्ट एक क्विक थ्रू करने से, गो थ्रू करने से आपकी रिवीजन हो जाए। फाइन। सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? पहले हमें ये जानना जरूरी है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स कमिटमेंट जो आपने की है। फाइन। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। पहला है हमारे पास यूनिलैटरल एग्रीमेंट एंड द सेकंड वन इज बायलैटरल एग्रीमेंट। यूनिलैटरल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है, जबकि दूसरी पार्टी ने नहीं की है अभी तक। फाइन। उससे भी पहले लेट मी नो यू वन थिंग, यूनि मीन्स 1 एंड बी आई, बाय मीन्स 2। फाइन। और सिंस ये दोनों ही एग्रीमेंट्स ऑब्लिगेशन का पार्ट है, तो अब हम इन्हें ऑब्लिगेशन से रिलेट करके बोल रहे हैं दैट यूनिलैटरल एग्रीमेंट, यूनि मीन्स 1 एंड ऑब्लिगेशन मीन्स कमिटमेंट। तो एक पार्टी ने कमिटमेंट पूरी नहीं की, दूसरी पार्टी कमिटमेंट पूरी कर चुकी है, दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल एग्रीमेंट। एंड बाय मीन्स 2 एंड ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी, मतलब दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन, अभी तक अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कुछ भी कह लो, ये कंप्लीट नहीं की है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और बेटर समझ आएगा। बट आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? सिर्फ ये चार्ट बना देने से या फिर लिख देने से दैट बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, यूनिलैटरल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस एज वेल एंड गिव अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, ताकि आपको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन भी पता लगे, प्लस आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो एग्जाम्स में फॉर योर सिली मिस्टेक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। फाइन। तो पहला हमारा यूनिलैटरल एग्रीमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिलैटरल एग्रीमेंट मींस वेयर वन पार्टी टू द एग्रीमेंट has fulfilled commitment while the other has to do it yet। जिसमें एक पार्टी ने अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर दी है, जो उसकी ड्यूटी बनती थी वो कंप्लीट कर दी, दूसरी पार्टी ने भी नहीं करी है। इसका एग्जांपल जो है दैट इज अवर क्रेडिट सेल्स, या दैट इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे? अब 2 पार्टीज है मेरे पास, एक है ए और दूसरी है मेरे पास बी पार्टी। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को गुड्स बेचेगा और बी ए को पेमेंट करेगा बदले में, लेकिन वो पेमेंट करेगा 1 महीने के बाद, और गुड्स की वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास है 1 लाख रुपीस। तो ए ने गुड्स आज दे दिए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी ए की, कि वो गुड्स बेचेगा। तो वो गुड्स देगा किसको? बी को देगा। ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने गुड्स लिए हैं उसके बदले में वो पेमेंट करेगा। तो ए ने गुड्स आज दे दिए, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, ए ने अपना काम कर दिया। लेकिन बी ने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, बी पेमेंट जो है वो 1 महीने के बाद करेगा। तो अभी तक बी ने अपनी ड्यूटी, अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन द डेफिनेशन एज वेल, दैट वन पार्टी टू द एग्रीमेंट हैज फुलफिल्ड कमिटमेंट। एक पार्टी, जिसमें हमारे एग्जाम्पल में ए है, उसने अपनी कमिटमेंट, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, उसने गुड्स दे दिए हैं बी को, while the other has yet to do it, जबकि जो बी है उसने अभी तक पेमेंट करनी है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल एग्रीमेंट। फाइन। यूनिलैटरल एग्रीमेंट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, दैट जिसमें एक पार्टी ने अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर दी और दूसरी ने अभी तक नहीं करी है। और एग्जाम्पल आप अपनी ओन लैंग्वेज में अपने न्यू एग्जाम्पल्स क्रिएट करके अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आओगे, इट विल बी मोर इफेक्टिव। फाइन। सो लेट्स गो टू द अदर पार्ट, दैट इज बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर मैंने इसका एग्जाम्पल मैं पहले दे रही हूँ, देन वी विल गो टू द डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज ए और बी ने मिलके एक एग्रीमेंट कर लिया कि आज से 2 महीने के बाद तू मुझे गुड्स बेचेगा और मैं तुझे पेमेंट दूंगा। तो अब जो ये एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है कि ए गुड्स देगा,
बी बदले में पेमेंट करेगा, वो होगी हमारी 2 महीने के बाद। तो करंट सिचुएशन इज दे हैव देयर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। ए ने तो गुड्स देने हैं बी को और बी ने भी अभी पेमेंट करनी है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टीज ने कुछ करा नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ बायलैटरल एग्रीमेंट, an agreement in which both the parties have to fulfill a commitment or commitments। एक कमिटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी एग्रीमेंट के अंदर एक ही ड्यूटी हो और मल्टीपल ड्यूटीज भी हो सकती हैं। फाइन। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। An agreement in which both the parties have to fulfill a commitment simultaneously। एक ऐसा एग्रीमेंट जब दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी है और वो साथ साथ करेंगे, मतलब ए जो है वो गुड्स बी को देगा और बी बदले में पेमेंट कर देगा। दैट इज कॉल्ड अ बायलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है। और अगर आपके माइंड में अब ये सिचुएशन आ रही है कि ए ने तो गुड्स दे दिए लेकिन बी ने अभी पेमेंट करी नहीं है, फॉर सम रीजंस बी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो 1 महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद करेगा, तो इन दैट केस उसको हम यूनिलैटरल एग्रीमेंट कह सकते हैं। फाइन। बट मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है, अगर आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हो रहा है कि फ्यूचर में हम 2 महीने बाद ऐसा करेंगे, तो अभी तक तो दोनों पार्टीज ने कुछ भी नहीं किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बायलैटरल एग्रीमेंट। सो एन एग्रीमेंट इन विच बोथ द पार्टीज हैव टू फुलफिल अ कमिटमेंट साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड अ बायलैटरल एग्रीमेंट। द प्रोमिसेस made in a bilateral agreement are called reciprocal promises। reciprocal promises मतलब मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ तो तू मेरे लिए ये करेगा। reciprocal मतलब उल्टा, उल्टा इन द सेंस अगर ए बी को गुड्स दे रहा है तो बी बदले में उसको पेमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड अ reciprocal promise। फाइन। so this is a basis on obligation, basis on duty that we are having two agreements, unilateral agreement and bilateral agreement। यूनिलैटरल मींस जिसमें एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करी है, एक ने भी नहीं करी है। बायलैटरल में दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की है। द सेकेंड थिंग इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन मतलब कि वो एग्रीमेंट क्रिएट कैसे हो रहा है। तो अब एग्रीमेंट हम कह रहे हैं कि एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो 2 तरीकों से क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड सेकेंड हमारे पास है उसका टाइप इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें हम या तो रिटर्न में उस एग्रीमेंट को लिख लें कि भाई मैंने पेपर्स वगैरह बना लिए, हमने साइन कर ली, दैट इज कॉल्ड अ रिटर्न एग्रीमेंट। राइट। अदर थिंग इज ओरल एग्रीमेंट। ओरल मतलब हम लोगों ने बोल के ये चीज डिसाइड कर ली। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं कि तू मेरे लिए रजिस्टर ले आई हो, मैं बदले में तेरे को पेमेंट दे दूंगा, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एग्रीमेंट। राइट। बट उसके लिए कोई रिटर्न उन्होंने प्रूफ नहीं रखा है, दैट इज बेस्ड ऑन ओरल बेसिस। इवन दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स जो है वो रिटर्न भी हो सकते हैं एंड दे कुड बी ओरल एज वेल। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, जब ऑफर आया एंड एक्सेप्टेड एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मींस या तो बाय वर्ड ऑफ माउथ ओरल में और इन राइटिंग या रिटर्न में, द एग्रीमेंट रीच्ड इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो जब भी एक ऑफर आ रहा है और सामने से फिर उस ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस आ रही है, राइट, या तो वो रिटर्न फॉर्म में है या फिर वो ओरल फॉर्म में है, दैट इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जिसके अंदर रिटर्न या ओरल इंक्लूडेड हो तो जो एग्रीमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें ना ही तो हम बोल रहे हैं और ना ही हम कुछ लिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें लिखना और बोलना इज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज लिखना और बोलना रिटर्न और ओरल हमारा आ जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट में। सो इम्प्लाइड एग्रीमेंट में हमारा रिटर्न और ओरल वाला फैक्टर नहीं आता है। एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस उन्हें हम कहेंगे इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स। अब आप पूछोगे मैम इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल पहले दूंगी एंड देन नीचे वाली लाइन जो है उसके बाद हम रीड करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे चीजें और क्लियर होंगी और आपको यही एग्जैक्ट लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आनी है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप एक रेलवे स्टेशन पर हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आपके पास काफी सारा लगेज है, काफी सारा सामान है, सामने से कुली आ रहा है, उसने इशारा करा उसने कि सामान उठा लूं, जैसे उसने अपनी आंखों से इशारा करा या हाथ से इशारा करा, आपने भी कुछ बोला नहीं, आपने अपनी आंखों से इशारा करा या हाथ हिला दिया, जैसे हाथ हिला देते हैं या मुंह हिला देते हैं, हाँ हाँ, लेकिन मुंह से कुछ बोला नहीं, जैसे अपनी गर्दन हिला दी। इट मीन्स सामने वाले बंदे ने एक्सप्रेशन से अपने बिहेवियर से आपको दिखाया कि मैं सामान उठा लूं, और आपने भी अपने एक्सप्रेशन से अपने बिहेवियर से रिफ्लेक्ट कर दिया हाँ भाई उठा ले। तो दैट इज एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बट वो एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एग्रीमेंट।
सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन थिंकिंग, जैसे वो कुली की थिंकिंग थी और आपकी थिंकिंग थी, बिल्कुल मैच कर रही थी, हाँ उठाना है सामान, हाँ उठा ले, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। बिहेवियर, राइट्स मतलब रिचुअल्स जो होते हैं हमारे रिलीजन से रिलेटेड, कस्टम्स जो प्रथाएं हैं ऑफ द पार्टीज कंसर्न। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कुली। यू कैन फाइंड मल्टीपल एग्जाम्पल इन द सेंस, अब एक बस जा रही है, बस के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है दिल्ली टू गुड़गांव, ठीक है। वहां पर हो सकता है कंडक्टर बोले या कंडक्टर ना बोले, लेकिन अगर वो बस जा रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली टू गुड़गांव, तो बस आपसे बोल तो नहीं रही है, बस आपसे लिखने कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं करा रही है, लेकिन फिर भी आप उस बस के अंदर बैठ रहे हो अगर, सो इट मीन्स देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर कि भाई हाँ जिसने दिल्ली और गुड़गांव जाना है वो आके बैठ जाओ, और आप भी अपने आप जाके बैठ गए, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सो दैट इज बाय बिहेवियर, thinking, rights and customs. This is called implied agreement. So based on mode of creation, we are having two agreements, express agreement and implied agreement. I hope it is clear. The third one is based on enforceability. So based on enforceability, we are having two agreements, void agreements and voidable agreements. अब void agreements कौन से होते हैं and voidable agreements कौन से होते हैं? Let's go through this as well. डिस्कस कर लेते हैं void agreements and voidable agreements के बारे में. So void agreement means agreement not enforceable by law is called void agreement. एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ अलाउ ही नहीं करता कि आप ऐसे एग्रीमेंट बनाओ, दैट इज कॉल्ड अ void agreement, राइट। इसका पहले एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल विद माइनर, अगर एक पर्सन माइनर है, लेस देन 18 years ऑफ एज है, उसके साथ आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, so that is not valid. That is void ab initio. Void ab initio ka means you can write. Void ab initio means which is void, which is not enforceable from the beginning. Initio means initial से, means beginning. Starting से ही जो agreement आप enforceable नहीं बना सकते by law, that is called a void agreement. अगर आप 18 साल से नीचे किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट बनाते हो, कोई प्रॉपर्टी का आप एग्रीमेंट कर रहे हो 18 साल से नीचे वाले बंदे के साथ, सो दैट इज नॉट वैलिड. सो वो स्टार्टिंग से ही आपका इनवैलिड है, स्टार्टिंग से ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ परमिट ही नहीं करता आप ऐसे एग्रीमेंट बनाओ. और अगर आप सपोज कर रहे हो कि भाई हाँ मैं तो बनाऊंगा माइनर के साथ, आई विल डू द एग्रीमेंट. अगर आपने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर दिया कि माइनर जो है, लेट्स सपोज वो बच्चा अभी है 16 साल का, फाइन, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर दिया कि जो माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी है, जो उसके एंसेस्टर्स की है, वो मेरे नाम कर जाएगा जब वो 22 साल का हो जाएगा, ठीक है. और ये आप एग्रीमेंट कब बना रहे हो? जब वो बच्चा 16 साल का है. जिस टाइम ये एग्रीमेंट बन रहा है उस टाइम माइनर इज नॉट लायबल. माइनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस एग्रीमेंट को पूरा करेगा. तो जो आपने एग्रीमेंट बनाया दैट इज कॉल्ड वॉइड ab initio, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, जो कि इनिशियल लेवल से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. वही चीज लिखी हुई है, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट. तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीमेंट विद माइनर, ये आपको याद रहेगा. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? व्हेन मिस्टेक इज एन एसेंशियल एलिमेंट, मतलब मिस्टेकनली आपने एग्रीमेंट कर लिया. या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रोहन, मोहन एंड सोहन. Just don't get confused in the names. रोहन एंड सोहन दो फ्रेंड्स हैं. रोहन ने अपनी बाइक बेचनी है, तो उसने सोहन को बोला कि भाई मेरे को बाइक बेचनी है. तो सोहन ने कहा अरे तूने बाइक बेचनी है, बाइक तो मैंने भी खरीदनी है, तो ठीक है मैं तुम्हारे वाली बाइक खरीद लूंगा. मोहन बैठा है घर, ठीक है, बाइक एक्चुअली में वो चला रहा है, बाइक का हो गया एक्सीडेंट और बाइक पूरे बुरे तरीके से टूट चुकी है. लेकिन जिस टाइम रोहन और सोहन बात कर रहे हैं बाइक बेचने की, उनको नहीं पता है कि बाइक की हालत तो बहुत बुरी है, बाइक टूट चुकी है. तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं. अब मुझे ये बात बताओ, उनको नहीं पता है कि बाइक की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, एक टाइप से पूरी टूट चुकी है और वापस रिकवरी नहीं हो सकती उस बाइक की, बिल्कुल चूरा चूरा जिसको कहते हैं वो हो चुकी है, बुरी हालत हो चुकी है बाइक की. उनको नहीं पता, उनको लग रहा है बाइक इज ओके, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है. तो अब व्हाट दे आर परसीविंग इज अ मिस्टेक. उन्होंने मिस्टेकनली सोच लिया है, या फिर मिस्टेकनली कह लो, और यू कैन से दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन.
उस केस में उन दोनों को लग रहा है कि वो वैलिड एग्रीमेंट बना रहे हैं, बट दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज जो मेन पार्ट है एग्रीमेंट का, दैट इज बाइक, वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या मिसकंसेप्शन इज देयर, मिसकम्युनिकेशन इज देयर इन दीज सिचुएशंस एज वेल। द एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं वो वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, स्टार्टिंग से ही वो वैलिड नहीं होता है। सो इट डजंट इम्प्लाई एनी लीगल राइट ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा हमारा है वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि खत्म हो सकता है अगर जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो पार्टी उसे खत्म करना चाहे तो। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। अब मिस्टर ए हैं, उनके घर पे लूटपाट हो रही है, रात का टाइम था, उनको लगा कोई रिश्तेदार वगैरह आया है या कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, उन्होंने गेट खोला तो पता लगा गुंडा वुंडे अंदर आ गए सब। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढे, पहले स्टैंप वैम्प सब करवा करके आए थे, साइन करा लिए उनके, मिस्टर ए के साइन करा लिए, और धमकी देके गए कि इन केस अगर तुमने कोर्ट में कुछ भी बोला साइन करते टाइम, या और वी कैन से कोर्ट में तुम लोग गए, ठीक है, तो हम तुम्हारी फैमिली का मर्डर कर देंगे। तो इस केस में ऑल्दो ये चीज सही नहीं है, अब मिस्टर ए चाहे तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो अब इन दोनों पार्टीज, वो जो गैंग आई थी एंड दैट मिस्टर ए, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, बट अगर मिस्टर ए चाहे तो कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास वापस कर सकते हैं। इसमें अग्रीव्ड पार्टी मतलब विक्टिम, जिसके साथ बुरा हुआ है वो कौन है, वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए के साथ बुरा हुआ है तो अगर वो चाहें तो इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं दे आर स्टार्टिंग से ही अलाउड ही नहीं है। वॉइडेबल एग्रीमेंट मतलब अगर वो एग्रीमेंट हो चुका है और उसमें से एक पार्टी को तकलीफ हुई है, ठीक है, या फिर उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। फ्री कंसेंट का मतलब होता है उसकी स्वेच्छा नहीं थी, उसकी खुद की मर्जी नहीं थी उस एग्रीमेंट में, उसके ऊपर कोई धक्का किया गया उसके साथ, या उसको कोई ब्लैकमेल किया गया। तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी, विक्टिम पार्टी, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा ही तभी जब वो विक्टिम पार्टी, जब मिस्टर ए बोलेंगे कोर्ट में जाएंगे। अगर वो कोर्ट में जाते ही डर के मारे तो ठीक है भाई, प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम कर दी, खुशी खुशी मतलब कर दी, सो वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर मतलब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेगा, अदरवाइज नहीं। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एनफोर्सेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। गैंग चाहे, या मतलब गैंग तो ऑब्वियसली चाहेगी कि भाई हाँ वो हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाए, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अवॉइडेबल एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो अपनी कंसेंट देती है कि भाई हाँ हम तो ये एग्रीमेंट चाहते हैं, वो हमारा है गैंग, ठीक है, और मिस्टर ए चाहते हैं भाई ये चीज तो ना हो, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर मिस्टर ए चाहे तो वो इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेबल एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट लैक्स द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट, जैसे कि मिस्टर फ्री कंसेंट मतलब अपनी मर्जी, जैसे कि मिस्टर ए की मर्जी नहीं थी। ऑल्दो एग्रीमेंट होल्ड्स वैलिड, लेकिन ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा टिल इट इज रेसिडेंड, मतलब खत्म ना कर दिया जाए बाय द एग्रीव्ड पार्टी, जो यहाँ हमारे पास है मिस्टर ए। जब तक कि मिस्टर ए खुद नहीं बोलेंगे सामने से कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता हूं क्योंकि इसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तब तक ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। मतलब वन और मोर ऑफ द पार्टीज मतलब अगर उनमें से एक पार्टी चाहती है हो और एक पार्टी चाहती है ना हो, सो दैट इज कॉल्ड अवॉइडेबल एग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट ना हो बट वो एग्रीमेंट बन चुका है, जैसे कि मिस्टर ए और उस गैंग के बीच में एग्रीमेंट बन चुका है, लेकिन एक पार्टी की कंसेंट है, लेकिन मिस्टर ए नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो दूसरी पार्टी की कंसेंट नहीं है, लेकिन वो वैलिड रहेगा जब तक कि मिस्टर ए अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। सो नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ वन, बेस्ड ऑन लॉ। लॉ के बेसिस पे देयर आर टू एग्रीमेंट्स, लीगल एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। लीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? लीगल एग्रीमेंट्स मतलब जिसके अंदर वैलिड एग्रीमेंट की सारी कंडीशंस होती है, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी उस ऑफर की, कंसिडरेशन होगा, फ्री कंसेंट होगा एंड अदर्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट क्लास, पार्ट 2 है आई थिंक, यू कैन इवन चेक आउट द प्लेलिस्ट एज वेल। उसमें सारे के सारे सीरियल वाइज अपलोडेड है वीडियोस, राइट। तो जिसके अंदर हमारे पास वैलिड एग्रीमेंट के सारे एसेंशियल्स पार्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड अ लीगल एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज इलीगल एग्रीमेंट? इलीगल एग्रीमेंट मींस दैट
Transgresses मतलब which is against some rule of basic public policy, is criminal in nature or an immoral, is called an illegal agreement. तो एक ऐसा agreement which is against some rule of basic public policy, या फिर criminal nature का है वो टास्क, या फिर immoral है, उसको हम illegal agreement कहते हैं. For example, आपने किसी को किडनैप करने के लिए किसी को सुपारी दी, so that is illegal because that is not allowed by law. It is against the public policy. It is criminal in nature. It is not moral. Fine, that is called an illegal agreement. जितने भी illegal वाले टास्क होते हैं, they are included in the illegal agreements. अगर आप illegal agreement से related कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, so that is not valid as per law. Fine, it is not forbidden by law. law आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा. अगर आप किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हो, किसी बड़े को किडनैप कर रहे हो, उसके लिए पैसे दे रहे हो, so that is a transaction. That is not an लीगल एग्रीमेंट नहीं है, वो इलीगल एग्रीमेंट होगा, राइट. सो उसके लिए आपको लॉ माफ नहीं करेगा एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. उसके लिए आपको प्रॉपर पनिशमेंट भी मिलेगी एंड ऑल्सो इट हैज फर्दर इफेक्ट दैट इवन कोलेटरल ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है टेम्स इलीगैलिटी. इसका मतलब है कि अगर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी बेची गई, ठीक है, जिसको बेची गई उसने आगे फिर से प्रॉपर्टी बेच दी, तो सिंस उसकी स्टार्टिंग ही इलीगैलिटी से हुई है तो आगे होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस भी इलीगल करार कर दिए जाएंगे. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट इलीगल एंड लीगल एग्रीमेंट्स. फिफ्थ पे आते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स. परफॉर्मेंस मतलब वो चीज हो गई है या नहीं हो गई है. एग्जीक्यूटेड मतलब वो चीज हो गई है, मीन्स विच हैज बीन डन and both the parties have fulfilled or performed their respective obligations. जैसे कि अगर A ने B को गुड्स बेच दिए और B ने पेमेंट कर दी तो दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी. That agreement is called executed agreement. And executory agreement मतलब जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, which is yet to be performed by all. या तो दोनों पार्टीज ने ही, दो पार्टीज भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. That is why all word is used. जिसमें या तो सारी की सारी पार्टीज ने ही, या दो पार्टीज, आई एम जस्ट सेइंग ताकि इजी रहता है समझने में कि ए और बी एक दूसरे के साथ सेल तो करेंगे लेकिन 2 महीने के बाद करेंगे, तो उसके अंदर दोनों पार्टीज ने अभी तक अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी नहीं करी है. और वन और फ्यू ऑफ द पार्टीज, ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी ने कर दी दूसरी पार्टी ने नहीं करी, स्टिल वो हमारा कवर्ड होगा एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट में, ठीक है. तो जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट. जिसमें नहीं की है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट. एग्जीक्यूटरी में ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी, या फिर दोनों की दोनों पार्टीज ने ही अभी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की है. सो लेट्स कम आउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल. इसको फिर से 2-3 बार पढ़ो, वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट ट्राई टू फ्रेम आउट योर आंसर. इनकेस नहीं आएगा तो आप यहाँ से, तो ऑब्वियसली मैं बता ही रही हूँ आपको. सो इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं. वॉइड मतलब जो स्टार्टिंग से ही हमारा क्या है, वैलिड नहीं है. ऑब्वियसली यार, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किडनैपिंग नहीं कर सकते, ये तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है. बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो. अब वॉइड एग्रीमेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो. देखो, माइनर के साथ एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो वो स्टार्टिंग से वैलिड तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलीगल है. इलीगल भी तो नहीं है ना. लेकिन अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हो वो इलीगल भी है और स्टार्टिंग से वैलिड भी नहीं है. फाइन, सो दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट. इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन कर दो विद एन एग्जाम्पल. फिर आप वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो. फिर आप उन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करो. इलीगल एग्रीमेंट में यू कैन यूज कि किसी का किडनैप करना, किसी का मर्डर करना इज इलीगल और वो स्टार्टिंग से वैलिड भी नहीं है, इट इज वॉइड. ऑन द अदर हैंड, if agreement is made with minor, although it is void, valid नहीं है, but it is not illegal, illegal नहीं है. तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे void agreement illegal हो, but yes, सारे के सारे illegal agreements तो void होते ही हैं. if जो ये statements होती है ना, there is more probability कि वो आपके questions में आएंगी and it might be confusing, but you don't have to confuse yourself. बहुत अच्छे से करना है. The next we are going to discuss about the kinds of contract. तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब बनता है, कैसे बनता है, दैट वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड. मैं बिल्कुल समरी फॉर्म में बोल रही हूँ. जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है.
Valid contract means a contract that fulfills the provisions under Section 10 of the Indian Contract Act. Indian Contract Act में Section 10 के अंदर essentials of a valid contract दे रखे हैं कि अगर उस contract के अंदर ये चीजें होंगी तो वो valid माना जाएगा. So that is called a valid contract. और इसके लिए you can watch out my video that is already uploaded. You can check out the playlist now and just go to these cases so that you can get a better and clear understanding of all concepts. Void contract कौन सा होता है? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. भाई इसकी जो definition it is so much confusing. So इसकी definition you have to learn, but इसकी explanation you can make in your own words. Fine. So a contract may be valid and binding on the parties when it is entered, but may subsequently become void. इसके लिए वही बाइक वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रोहन और सोहन बात कर रहे हैं. जिस टाइम उन्होंने एग्रीमेंट करा, मोहन बाइक चला रहा है, कोई चक्कर नहीं है, मोहन वापस घर आ गया, मोहन ने सही सलामत बाइक रख दी, तो रोहन और सोहन वापस घर आए तो मोहन भी घर पे ही था. मोहन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बाइक सही पड़ी है, बाहर प्रॉपर कंडीशन के अंदर है, कुछ दिक्कत नहीं है. उस टाइम वो एग्रीमेंट वैलिड था और वैलिड है, बाइक सही पड़ी है और बाइक के बेसिस पे तो वी आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ना, कि बाइक सेल करेगा हमारा रोहन और खरीद लेगा हमारा सोहन. अब क्या हुआ, चाय वाय पी रहे थे सब, 2 घंटे बाद ब्लास्ट हो गया, बाइक खत्म. जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस टाइम बाइक एग्जिस्टेंस में थी तो द कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सोल्युटली वैलिड. लेकिन बाद में फॉर सम अनफॉरसीन रीजंस अब बाइक नहीं रही तो एग्रीमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो गया. सो दैट इज अ void contract. A contract may be valid and binding on the parties, मतलब दोनों पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है when it is entered. जब एंटर हुआ था, जब ये बना था, that was all valid, बाइक बिल्कुल सही सलामत थी, but may subsequently become void. जब ब्लास्ट हो गया, बाइक चली गई, लेकिन तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? void contract. So there is a third kind of contract called the voidable contract. इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, but before that let me know you one thing. ये जो डिफरेंस है that is given in your book as well, and it is my request to all of you guys to go to the difference. अच्छे से आपने इस डिफरेंस को पढ़ना है, that is your homework. Fine, but yeah, I will try to make a separate video on the difference as well ताकि वो more clear हो जाए चीजें आपको. Fine. So voidable contract is enforceable by law at the option of one or more of the parties, but not at the option of the other or others. भाई इसकी जो डेफिनेशन है वो voidable agreement के साथ just voidable agreement की तरह ही है. It's absolutely same. The example you can frame accordingly. Fine. इसके एग्जाम्पल आप अपने तरीके से बना सकते हो कि उस बंदे की, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उस वजह से उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो अब प्रॉपर्टी की लेन देन चल रहा है, मतलब वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी में हक चाहती है. ठीक है, अब हस्बैंड को ना अपने बच्चों के खातिर फोर्सफुली साइन करने पड़े कि भाई हाँ मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ. उस टाइम उसकी एक्चुअल में फ्री कंसेंट नहीं था, बट वो मजबूर था, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन बाद में जब वो बंदा बताता है कि मेरी सिचुएशन ये थी वो थी, तो उस केस में जो हस्बैंड है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है. सो दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन बात वही है, अगर वो चाहे तो, इनकेस अगर वो सोचे ठीक है यार प्रॉपर्टी ले गई तो छोड़ो, मुझे क्या करना है, so in that case that will be considered as a valid contract. Fine. So differences you have to go through it, but हाँ थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको ताकि मोर क्लियर रहे. Void agreement and voidable contract. That is basically void contract and voidable contract. Just don't get confused in this. An agreement not enforceable by law, जो स्टार्टिंग से ही not enforceable by law है, फॉर एग्जाम्पल माइनर के साथ जब हम करते हैं, that is a void agreement. And voidable agreement मतलब, voidable contract मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उसको तोड़ सकती है, दैट इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये लॉ एनफोर्स करता ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही दैट इज इनवैलिड, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी है दैट पार्टी कैन रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो को चाहे तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है. ड्यूरेशन ऑफ लीगैलिटी, कब तक ये लीगल रहेगा? भाई ये तो लीगल ही नहीं है, लीगल इन द सेंस दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट इज, ये तो स्टार्टिंग से ही गलत है. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, स्टार्टिंग में तो ये वैलिड ही रहेगा, और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि विक्टिम, जब तक कि एग्रीव्ड पार्टी अपनी आवाज नहीं उठाती. ट्रांसफर ऑफ टाइटल,
ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स आप कब ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, इसके अंदर ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहां पर अगर हमने प्रॉपर्टी बेच दिया, लेट सपोज, जिसको बेची वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर सकता है ना, यस ही कैन ट्रांसफर, बिकॉज अग्रीव्ड पार्टी ने अपनी आवाज नहीं उठाई। लेकिन अगर अग्रीव्ड पार्टी अपनी आवाज उठाती है तो इन दैट केस वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। हाँ जी, रीजन क्या है कि क्यों ऐसा है, ये वॉइड क्यों है? बिकॉज ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारी जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज एनफोर्सेबिलिटी वो नहीं होता है, ये वॉइडेबल होता है। मतलब फ्री कंसेंट इज देयर, कोर्जन इज देयर। कोर्जन मतलब आप किसी को दबाव दे रहे हो, धमका रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ कोर्जन। वो हम चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे भी सही। तो अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उसे वॉइडेबल कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइडेबल, जो कि हो सकता है वॉइड हो और हो सकता है वॉइड ना भी हो। वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट, अगेन ये डिफरेंस आ जाएगा। इलीगल जो है वो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं, बट वॉइड माइट नॉट बी इलीगल। ठीक है, स्कोप इज देयर कि सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं, बट इलीगल एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड होते हैं। और ये चीज हम ऊपर स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो पार्टीज को कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती, राइट। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट जो है वो इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा के अंदर हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े या पेनल्टी भी पे करनी पड़े। कोलेटरल ट्रांजेक्शंस मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस, जो उसके बाद ट्रांजेक्शन हो रही है। इसका आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, यू विल गेट टू दिस, बिकॉज द एग्जाम्पल्स आर रिटन इन अ वेरी प्री डिफाइंड मैनर दैट यू कैन जस्ट ऑब्वियसली डू दिस। एक एग्जाम्पल पढ़ा देती हूँ। ए और बी जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं, गैम्बलर्स हैं, और सी ने अपना पैसा दे दिया कि वो जुआ खेलने के लिए यूज करेगा ए। तो सी ने अपना पैसा दिया जो है, उसको पता है कि वो ए गलत काम के लिए यूज करने वाला है, तो सी अब ए को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मेरे को दे, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। फाइन, बिकॉज उसने गलत, उसको पता है, इज अवेयर ऑफ दैट थिंग दैट जो मनी वो यूज करने वाला है वो गलत काम के लिए यूज करने वाला है। तो ए के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो सी को पैसे वापस करे। इस केस में ए ने बी से पैसा ले लिया और सी ने गारंटी दे दी कि भाई अगर बी को पैसे नहीं मिलेंगे इसे तो वो दे देगा। इस केस में बी जो है वो माइनर है, इट मींस एक वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन सी ने जो गारंटी दी है वो वैलिड होगी इन केस ए पैसा नहीं दे पाया, माइनर पैसा नहीं दे पाया, ए इज माइनर, इट सपोज ए पैसा नहीं दे पाया, तो उस केस में सी जो है वो पैसा देगा। इफेक्ट मींस what would be subsequent effect? This part है that is effect. Effect means उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट है हमारा वो अपनी लीगैलिटी लूज कर देगा जब हम प्रूव कर देंगे दैट इज वॉइड। इट मीन्स अगर एक वॉइड एग्रीमेंट है सो दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। द अदर थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट इज इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में क्या है, इसका इफेक्ट है इज फिजिबल टिल सच टाइम एज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट repudiated and the party to whom the title has been transferred has the right of ownership if he has paid the price and deal is with mutual consent. जो illegal agreement है, for example illegal agreement के अंदर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारने के लिए सुपारी दी। इन दैट केस उसका इफेक्ट क्या रहेगा, जब तक कि दोनों में से कोई भी मुकर ना जाए कि भी हाँ उसने मार दिया, दूसरे ने पैसे दे दिए, तो वो एनफोर्स हो जाएगा, बट हाँ वो उसको लीगल वे में शो नहीं कर पाएंगे। फाइन, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। आप एग्जाम्पल अगर अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे देन यू कैन एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट मच बेटर। फाइन गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। धीरे धीरे करके वी विल अपलोडिंग ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। So that's all from my side. In case you have any query or you have any recommendation as well, that's most welcome in the comment section. Thank you so much.